हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले आपके आईसीएसई के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, द लास्ट चैप्टर, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की शुरुआत। ओके, तो आई होप आपने अभी तक के जो भी हम लोग ने चैप्टर्स पढ़े हैं उनको पढ़ते पढ़ते आए होंगे, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। ओके, और ऐसा मतलब मोस्टली अगर आप सब कुछ चीज़ें आप जानते होंगे पहले के चैप्टर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो सबसे पहली चीज़ या फिर पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं वो। ओके, तो अब एलोट्रॉपी क्या होता है, एकदम सिंपल शब्दों में लिखा है मैंने। ओके, एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है, ओके, ड्यू टू विच एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। ओके, इन सेम फिजिकल स्टेट। ओके, तो सेम फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट हमको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो कोई भी एक मतलब यहां पर बोलने की बात चल रही है कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में इन द सेम फिजिकल स्टेट। ओके, विथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हैं, ओके, एलोट्रॉपी का फिनोमेना समझने के लिए, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ओके, कार्बन के एलोट्रॉप्स। ओके, पर अब ये जो फिनोमेना है जिसमें ये जो फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स, इन्हीं को कहते हैं एलोट्रॉप्स। ओके, तो सच फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। कार्बन की बात करेंगे हम लोग, तो कार्बन के एग्जाम्पल को लेके हम लोग कैसे एलोट्रॉपी को समझने वाले। ओके, थोड़ी सी धीरज रखना, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो, ओके, मैं एग्जाम्पल्स को रिलेट करके आपको एलोट्रॉपी का डेफिनेशन समझाऊंगा। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से अलग अलग फॉर्म्स कौन से हैं। ओके, डायमंड, ग्राफाइट, कोक, कोल, सूट, जो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले वही की बात कर रहा हूं मैं, और भी है ज़्यादा। ओके, पर उनके बारे में हमको समझने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। ओके, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है कार्बन की। अब देखो, एक ही एलिमेंट है, करेक्ट, पर उसी के 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स हैं, करेक्ट, तो अलग अलग फॉर्म्स है। तो फिनोमेनन ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स। देखो, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, ओके, इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो ये जो सारे हमारे जो एलोट्रॉप्स है, जैसे डायमंड, ये है ग्राफाइट, ये है कोल, ओके, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट, सॉलिड है सभी के सभी। ओके, डायमंड, ग्राफाइट, कोक, कोल, सूट, ये सब सॉलिड ही है। ओके, एग्जिस्टिंग इन द सेम फिजिकल स्टेट। ओके, अब आगे क्या था, विथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारे कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, अगर मैं इसमें से कोई भी फॉर्म को लूँ, या फिर सारे फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इन सारे फॉर्म्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊँ, ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसे O2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन करवाऊँ, तो होगा क्या, ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ कार्बन मुझे सेम ही प्रोडक्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बस, करेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें कोई भी मतलब ये सारे जो फॉर्म्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ सेम रिएक्शन दिखा रहे, सेम प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ सेम रिएक्शन दिखा रहे, मतलब एकदम सेम ही प्रोडक्ट बना रहे, तो इसके मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्म्स, ओके, 2 या 2 से ज्यादा अलग फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट में ही है। ओके, ये पांचों भी विथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इन पांचों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल है, क्योंकि इनका ऑक्सीजन के साथ का रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। बट ओके, विथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब आप देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखो, सॉलिड तो हो गया, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन,
टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपके एलोट्रॉपी के डेफिनेशन के समझा दिए। ओके, अब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के पता चल रहा है, देखो डायमंड एकदम शाइनी शाइनी ट्रांसपेरेंट है, ये ग्राफाइट देखो एकदम ओपेक है, करेक्ट, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसमें थोड़ा अलग प्रकार का शाइन है, थोड़ा सा ग्रेइश है, करेक्ट। उसके अलावा कोयला को देखो एकदम ब्लैकिश है, करेक्ट। तो अलग अलग कलर्स ही दिख रहे हैं, मतलब कलर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल अपीयरेंस से समझ में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो कलर ही अलग अलग है। तो देखो दिखने में ही अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब यही से फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, करेक्ट। तो ऐसे फिनोमेना को जिसमें एलिमेंट हमारा जैसे कार्बन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इन बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में, एक ही फिजिकल स्टेट में, जैसे कि सॉलिड स्टेट में ही ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इस तरह कि भाई इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, तो फिर उस फिनोमेना को कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, देखो मैंने पूरी चीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपके डेफिनेशन को समझा दिया। देखो मैंने अभी जो भी चीज बोली, देखो फिनोमेना ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कार्बन एग्जिस्ट करता है इन 4-5 फॉर्म्स में, ओके, इन द सेम फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट में ही, विथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ओके, सो विथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग दिखने में ही है, तो इस यही से फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग है। ठीक है, और ऐसे फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रॉप्स, और ये है कार्बन के एलोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉपी क्या होता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हैं, एक बेसिक आपको ग्लिम्स आ गई रहेगी। ओके, पर अब हम लोग थोड़ा बहुत और डिटेल में जाएंगे, ओके, थोड़ा बहुत और कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में समझने के लिए, और एलोट्रॉप्स के बारे में भी थोड़ा बहुत और हमको आइडिया आ जाएगा फिर इससे। ओके, तो इसीलिए हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स को एक एग्जाम्पल्स के रूप में मान के एलोट्रॉप्स के बारे में और थोड़ा पढ़ाई करेंगे और थोड़ी स्टडी करेंगे, ओके, और थोड़ा उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं कई सारे हैं, पर हम लोग ने उनको क्लासिफाई कर दिया है, तो 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया। इसका मतलब कार्बन के एलोट्रॉप्स 2 टाइप के हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कौन से 2 टाइप के हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस मतलब क्या? देखो, क्रिस्टलाइन मतलब ये जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिनको हम लोग क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कह रहे हैं, इन एलोट्रॉप्स में जो हमारे एटम्स हैं, मतलब पर्टिकुलर कार्बन का फॉर्म जो हम लोग जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कह रहे हैं, वो जो फॉर्म है, ओके, कार्बन का जो एटम से बना हुआ है, वो जो एटम्स है, ओके, वो अरेंज्ड है इन अ मतलब ऐसे रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर, एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एटम्स अरेंज्ड है। ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में। पर एमॉर्फस के केस में, अब क्योंकि देखो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में एटम्स जो है वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड है, तो इसीलिए इनके पास एक शेप है, हम लोग कहते हैं। ओके, पर एमॉर्फस के केस में क्या होता है मालूम है? इनके जो एमॉर्फस एलोट्रॉप्स है, ये जिन एटम से बने हुए हैं, ये जो फॉर्म्स है एलिमेंट के, ओके, जिनको हम लोग एमॉर्फस एलोट्रॉप्स कह रहे हैं, ये इनमें जो एटम्स है या फिर ये जिन एटम से बने हुए हैं, ये एटम्स का अरेंजमेंट में कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनका कोई एज सच शेप नहीं है। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम लोग एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। अब एग्जाम्पल्स देख लेते, तो जो हम लोग ने एलोट्रॉप्स देखे थे कार्बन के, उनको ही हम लोग सेग्रीगेट कर देंगे। तो क्रिस्टलाइन में आता है हमारे एग्जाम्पल्स के तौर पर डायमंड, ग्राफाइट, ओके, ये है हमारे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। और उनके अलावा क्या था? डायमंड ग्राफाइट के अलावा कोक था, कोल था, सूट था, तो ये सब एमॉर्फस में आएंगे। कोल, कोक, सूट। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ओके, मैं बताऊंगा कोल क्या है, सूट क्या है, आहिस्ते रखो, धीरज रखो। ओके, ये सारे फॉर्म्स हैं, इनके बारे में भी समझेंगे हम लोग। पर अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत एलोट्रॉप्स के बारे में समझने की, तो उसके लिए हम लोग डायमंड और ग्राफाइट को ही एक बेसिस मान के हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे
प्रॉपर्टीज को, ओके, ग्राफाइट के और डायमंड के, क्योंकि मैंने कहा था ना एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, पर ग्राफाइट और डायमंड को मद्देनजर रखते हुए, ओके, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हुए। तो इसमें हमको पढ़नी क्या है, ओके, एज पर सिलेबस पढ़ना है हमें प्रॉपर्टीज ग्राफाइट की, प्रॉपर्टीज डायमंड की, और इन प्रॉपर्टीज को समझ के ही हम, मतलब इन प्रॉपर्टीज को देख के हमको क्या चीजें समझनी है वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले फटाफट एक बार प्रॉपर्टीज पे नजर मार लेते। ये रहा हमारा ग्राफाइट। तो ग्राफाइट देखो क्या है भाई, ग्राफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक, दिख रहा है आपको, ग्रेइश ब्लैक कलर का है, ओपेक सब्सटेंस है भाई, ओके, कुछ आर पार नहीं देख सकते हम लोग इससे, इसलिए ओपेक विद मेटालिक लस्टर। तो ऐसे मेटल जैसा ऐसा चमक है इसको, करेक्ट, लग तो रहा है मेटल जैसा ही, ओके। डेंसिटी है भाई 2.39 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। हीट के टर्म्स में, मतलब ये ग्राफाइट जो है स्टेबल है टू हीट, ओके, स्टेबल टू हीट बोले तो इसका मतलब हीट करने पर इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, ओके, ऐसे समझ लो आप, ओके। हीट के कम मतलब हीट अगर हम लोग इसको कर रहे हैं ज्यादा, ओके, फिर भी ये स्थिर रह पा रहा है, ओके। तो इसके वजह से ही हम लोग इसके इस रीजन की वजह से ये हीट के लिए स्टेबल है, तो फटाक से हीट करने पर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, ये पिघल नहीं रहा है वगैरह वगैरह, ओके। या फिर टेम्परेचर कम करने पर फटाक से, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा करने पर, सॉरी, ये फटाक से पिघल नहीं रहा है, ओके, क्योंकि ये हीट के लिए स्टेबल है, ऐसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। स्टेबल टू हीट का मतलब समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये फटाफट पिघल नहीं रहा है, ओके, फटाफट चेंजेस नहीं दिख रहे, तो स्टेबल है भाई हीट को। इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हीट पर तो ये मतलब हीट करने पर ये स्टेबल रहता है ना, तो ये डटा रहता है कि भाई मैं स्थिर हूँ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको कि ये स्टेबल टू हीट है। अब इसी कारण की वजह से इसको बहुत ढेर सारी हीट देनी पड़ती है, तब जाके ये अनस्टेबल हो जाता है, मतलब क्या, तब जाके ये ऐसे समझ लो कि ये अपना स्टेट चेंज कर देता है, ओके, और बन जाता है लिक्विड। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट करने पर लिक्विड बन जाता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। कितना है हाई मेल्टिंग पॉइंट? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। फिर सॉफ्ट ग्रीसी टू टच होता है, ओके, इसका टच मतलब सॉफ्ट है, ग्रीसी है टच करने के लिए। लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर, ओके, बात समझ में आ गई। और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो मोस्टली हम लोग ने पढ़ा था कार्बन ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर्स नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पर हमारा ग्राफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, या फिर कार्बन का एक फॉर्म है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ओके, ये भाई गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें डायमंड के प्रॉपर्टीज की, तो हम लोग ये कंपैरिजन क्यों करें, या फिर प्रॉपर्टीज को क्यों समझ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो डायमंड की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते फटाफट। तो डायमंड देखो मस्त एकदम शाइनी ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट है एंड कलरलेस है, ओके। बस इम्प्यूरिटीज की वजह से डायमंड जो है उनको कलर मिल जाता है, ओके। तो इम्प्यूरिटीज इम्पार्ट कलर टू डायमंड्स, ओके, इम्प्यूरिटीज कलर देती है टू डायमंड्स, ठीक है। फिर हाई स्पार्कल, कैसे स्पार्कल कर रहे हैं, मस्त एकदम चमक रहे। डेंसिटी 3.5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब है इसकी। इनसोल्यूबल इन एनी सॉल्वेंट, ओके, तो ये घुलते तो नहीं है किसी भी सॉल्वेंट में, ओके। और फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सा। देखो अब आपको थोड़ी बहुत झलक आ रही होगी, थोड़ी बहुत समझ में आने की कोशिश हो रही होगी कि ग्राफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है, डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है, पर कितना फर्क है, ओके। एक एकदम ऐसा ग्रेइश ब्लैक, दूसरा एकदम स्पार्कलिंग चमकता हुआ, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क दिखा होगा, क्लिक हो गया, ओके। दूसरा वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ये तो भाई बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अजीब है, करेक्ट, ओके। तो ये जो चीजें हैं यही हमको समझनी थी। अब देखो ये भी डायमंड भी स्टेबल है टू हीट, ओके। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंसेस है ये हमको थोड़ा बहुत नोटिस करना था, इन प्रॉपर्टीज को एक बार गो थ्रू करके, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज अगर इसमें ही आगे बढ़ते आगे। तो ये डायमंड हीट के भी स्टेबल है, ओके, पर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने पर चमत्कार हो जाता है, ओके, डायमंड ग्राफाइट में बदल जाता है, ओके। बट प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कैन चेंज अ डायमंड टू ग्राफाइट, ओके। तो हीट के लिए तो स्टेबल है, बट प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से डायमंड ग्राफाइट में बदल जाता है, कैन चेंज अ डायमंड टू ग्राफाइट, ठीक है। अब तो ये जो फिजिकल मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखी ग्राफाइट की, डायमंड की, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि भाई फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस, मतलब अच्छे खासे डिफरेंसेस हमें नजर आए, ओके।
ग्राफाइट और डायमंड को देख के, मतलब ग्राफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज को देख के थोड़े बहुत हम लोग को डिफरेंसेस नजर आए। अब क्या थे वो, एक सिंपल से टर्म में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा कि भाई डायमंड कितना चमकीला है, ट्रांसपेरेंट है, वैसे ग्राफाइट ग्रेइश ब्लैक है, ओपेक है। ओके, डायमंड के जो मतलब कंडक्टर, डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, करेक्ट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्राफाइट तो गुड कंडक्टर है भाई इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये क्यों है भाई, तो या फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो क्यों है? सिंपल है, डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, डायमंड और ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एलोट्रॉप्स जो है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। ओके, तो हम लोगों ने देखा था ना, एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्यों? क्योंकि दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, या फिर देयर इज डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो एक बार झलक मार लेते, देख लेते कि भाई कैसे डायमंड और ग्राफाइट के स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज अलग है, या फिर उनके प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे अलग है, तो उनका एक बार स्ट्रक्चर पे भी नजर मार लेते, स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करते। ओके, इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है भाई। शुरुआत करेंगे हम लोग डायमंड के स्ट्रक्चर से, बहुत ही बढ़िया सा है। तो डायमंड में देखो ईच कार्बन एटम जो है वो लिंक्ड होता है 4 बगल वाले, ओके, उसके नेबरिंग कार्बन एटम्स जो है उनके साथ। ओके, तो ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, चलो ये वाला कार्बन, ओके, तो ये कार्बन 4 उसके नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ओके, ये एक कार्बन के साथ एक नेबरिंग कार्बन, ये दूसरा नेबरिंग कार्बन, ये तीसरा नेबरिंग कार्बन, और ये है चौथा नेबरिंग कार्बन। दिखा? वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे, ओके, तो यहां पर देखो ये भी, अगर दूसरा कोई कार्बन को भी अगर हम लोग पकड़ेंगे तो यहां पर देखो, चलो ये वाला कार्बन, ये कार्बन भी देखो 1 2 3 4, तो ऐसे हर एक कार्बन आइटम डायमंड के स्ट्रक्चर में बाकी 4 बाकी के कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है। अब वो जब जुड़ता है तब देखो ये से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको यहां पर ऐसे। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना के दिखाता हूं आपको। ये बीच वाला कार्बन है, ये ऊपर वाला कार्बन है, ओके, ये साइड वाला कार्बन है, ओके, ये एक आगे है और एक पीछे है। ओके, तो ये एक आगे बना दिया मैंने और ये एक पीछे ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये आगे तो फॉरवर्ड ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये पीछे तो बैकवर्ड ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फिगर बनती है, ओके, यहाँ पर इन कार्बन के अरेंजमेंट, कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, और अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, या फिर यहाँ पर ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, डायमंड के अंदर जैसे कार्बन जिस प्रकार से जुड़े हुए आपको दिख रहा है, तो ये कार्बन के बीच में ना मस्त अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ओके, तो इसी वजह से डायमंड बहुत हार्ड होता है। ओके, एक दूसरे को एकदम कस के पकड़े हुए हैं ना ये एटम्स, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसीलिए डायमंड भी बहुत हार्ड है, ठीक है। ये मतलब इन शॉर्ट डायमंड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो एटम्स है, कार्बन के एटम्स है, एकदम कस के पकड़े हुए एक दूसरे को। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहते हैं हम लोग उसको। ओके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसके वजह से, इन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से डायमंड बहुत हार्ड है। वैसे ही डायमंड के स्ट्रक्चर में एक और अनोखी चीज है, यहाँ पर कोई भी फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और याद रखना, जब कोई भी फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो वो चीज होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसीलिए डायमंड भी है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट जो है हमारा, जो हम लोग ने देखा थोड़ी देर पहले, देखो ये वाला ये बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट। ओके, तो ये बेसिक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है, ओके, बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ डायमंड क्रिस्टल, ये बहुत बार ऐसे रिपीट होते जाता है। ओके, मतलब यहां पर देखो ये एक बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट, ये दूसरा, ऐसे बहुत ढेर सारे बार, ये तीसरा, तो ऐसे देखो ये चौथा, ठीक है, देखा ये पांचवा, तो ऐसे बहुत ढेर सारे रिपीटेशंस दिख जाते हैं। ओके, तो देखो ये छठवा, ऐसे तो बहुत सारे बार ये ऐसे बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट का रिपीटेशन होता है। तो बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ डायमंड क्रिस्टल, ओके, इज रिपीटेड इनफाइनाइटली, बहुत सारा बार।
और फिर बाद में एक 3D मॉलिक्यूल बनता है हमारे डायमंड का। ओके, और ये जो डायमंड का क्रिस्टल है, ओके, ये ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल बोले तो देखो कुछ ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा शेप, कुछ बीच में ऐसा कुछ 4 कॉर्नर्स होंगे बीच वाले स्ट्रक्चर में ऐसे, ठीक है। एक ऐसी ऊपर वाला जो टॉप वाला ये होगा, एंड होगा, वो जुड़ा होगा इस ऐसे 4 कॉर्नर्स के साथ, और ये जो नीचे वाला कॉर्नर होगा, ओके, ये भी जुड़ा होगा ऐसे 4 कॉर्नर्स के साथ, ठीक है। तो ये होता है कुछ ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये डायमंड का क्रिस्टल है भाई ऑक्टाहेड्रल शेप में। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही देखो डायमंड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब डायमंड के स्ट्रक्चर से आपको ये भी समझ में आ गया डायमंड इतना हार्ड क्यों है, करेक्ट, और डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी क्यों है। क्लियर। तो जो 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखी थी डायमंड की, वो आपको क्लियरिफाई हो गई होगी। अब ग्राफाइट के केस में ग्राफाइट ओके सॉफ्ट क्यों है और ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये थोड़ा समझते। तो देखो उसके स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा है ग्राफाइट का, सबसे पहले ईच कार्बन एटम, जैसे कि डायमंड में भी कार्बन एटम थे, वो लिंक कर रहे थे दूसरे नेबरिंग कार्बन एटम से, पर 4। यहां पर ग्राफाइट में ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। और ऐसे अरेंजमेंट की वजह से हो क्या रहा है, लेयर बन रही है हेक्सागोनल कार्बन रिंग की। तो एक ऐसी लंबी सी लेयर बनेगी जिसमें हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन एटम्स क्या रिंग्स होंगे, मतलब इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं 6 कार्बन एटम्स के रिंग से एक पूरी लेयर बन गई। तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये एक लेयर है, देखो यहां पर 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है। ऐसे आगे भी ऐसे 6 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। यहां पर देखो 6 कार्बन एटम्स, ओके, 1 2 3 4 5 6, आपको देखो डॉट ब्लू डॉट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको दिख नहीं रहे होंगे तो देखो मैंने भी बना के दिखाया, ओके। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ऐसे आगे होगा 5 6, ऐसे ये 1 2, फिर ये 3 4 5 6। तो ऐसे 6 कार्बन एटम्स की रिंग्स से पूरी की पूरी ऐसी लेयर बनती है, और ऐसे बहुत सारे लेयर्स बनेंगे। अब इसमें देखो एक कार्बन एटम 3 ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, देखना चेक करना है। देखो अगर मैं ये कार्बन एटम उठाता हूँ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। देखो मैं अगर ये कार्बन एटम उठा रहा हूँ तो देखो ये एक कार्बन एटम से जुड़ा है, दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, और तीसरे, ये 3 ही कार्बन एटम है। तो यहाँ पर कोई भी कार्बन एटम पकड़ लो, सपोज ये, तो फिर भी देखो ये 1 2 3, इसको पकड़ू मैं तो देखो ये 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट हो जाती है और ऐसे लेयर्स बन जाते हैं हेक्सागोनल कार्बन के रिंग्स के। अब ये जो लेयर्स है, ओके, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। तो ये लेयर जो है ऐसे पकड़े हुए हैं एक दूसरे से, पर एक दूसरे से ये जो पकड़े हुए हैं ना, तो बहुत वीक फोर्स से पकड़े हुए हैं। तो क्या हो सकता है, तो इसी वजह से, क्योंकि इन लेयर्स के बीच में फोर्स थोड़ा वीक है, ओके, एक दूसरे को कस के नहीं पकड़ रहे, थोड़ा लूज पकड़ रहे, तो ये लेयर ऊपर नीचे स्लाइड हो सकती है ऐसी, ओके, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए ग्राफाइट थोड़ा सॉफ्ट है, और ग्राफाइट हम लोग एज अ लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लेयर्स स्लाइड हो सकते हैं, ओके। देखो तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, तो स्लिपरी इसलिए लुब्रिकेंट जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर्स आर हेल्ड विथ वीक फोर्सेस, इसीलिए स्लाइड हो सकते हैं, इसीलिए ग्राफाइट हमारा सॉफ्ट है, स्लिपरी भी है। अब इसके अलावा हमारे ग्राफाइट के जो स्ट्रक्चर में, ओके, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्री है, ओके। तो क्योंकि अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो फिर ये गुड कंडक्टर ही होगा इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल, करेक्ट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात। तो ये थी कहानी ग्राफाइट की और डायमंड के स्ट्रक्चर्स की, जिनसे हमें पता चला कि ओके इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो हमको अभी समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स अलग है, वाइस वर्सा, ठीक है। चलो अब लास्टली इनके यूजेस देखने हमें। तो 5 एलोट्रॉप्स हैं हमारे कार्बन के, डायमंड, ग्राफाइट, कोल, कोक और सूट, जिनके हमें यूजेस देखने, ओके।
अब डायमंड तो आपको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं आपको, बहुत सारी चीजें डायमंड के बारे में हम लोग ने समझ ली। शाइन जबरदस्त है इसका, इसीलिए ज्वेलरी में यूज करते हैं। और इम्प्योर डायमंड जो होता है, जिसको हम लोग ब्लैक डायमंड कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है फॉर कटिंग, ओके, एंड ड्रिलिंग। किस चीज को? रॉक्स को, ग्लास को, बाकी के डायमंड्स को। या फिर उसका इस्तेमाल होता है एज अ टिप हेड्स इन द डीप बोरिंग ड्रिल्स। जो बोर वेल्स बनते हैं, तो जो बोर करने के लिए, बोर वेल बनाने के लिए जो बोरिंग ड्रिल्स चाहिए, उनके टिप हेड पर डायमंड्स लगाए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत हार्ड सब्सटेंस है, तो इसीलिए ओके यूज्ड एज अ टिप हेड्स, ओके, इन द डीप बोरिंग ड्रिल्स। ठीक है। फिर बेयरिंग्स इन द वॉचेस, रेडिएशन प्रूफ विंडोज डायमंड से बनती है फॉर स्पेस सैटेलाइट्स। सुपर्ब। ओके, ये तो बहुत अलग ही चीज़ है, नई चीज़ है कुछ। ओके, फिर ग्राफाइट एज अ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने पहले भी बताया था। इलेक्ट्रोड्स का करके भी इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस चीज़ हम लोग ने थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से समझ ली थी जब हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़े थे, राइट? तो आई होप आपको याद होगा। ओके, जो हम लोग हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम लोग ने एसिडिफाइड वाटर में, ओके, एसिडिफाइड वाटर जो हम लोग ने लिया था, उसमें हम लोग ने प्लैटिनम के फॉइल्स लिए थे, तो उसको हम लोग ने इलेक्ट्रोड बोला था, करेक्ट? तो आपको याद आ गया होगा, करेक्ट, कि वैसे इलेक्ट्रोड्स, तो वैसे जैसे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, वैसे ग्राफाइट के भी इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर आगे है क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग मेटल्स। अब क्योंकि ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग ने देखा था काफी ज्यादा हाई है, करेक्ट, तो इसीलिए हम लोग उसके ही क्रूसिबल्स बनाते हैं। क्रूसिबल्स मतलब ऐसे आप समझ लो बॉल जैसी चीज़ होती है, जैसे जिसमें आप खाना वगैरह खाते होगे, सूप वगैरह पीते होगे, पर उन बॉल्स में क्या किया जाता है? उन बॉल्स में मेटल को मेल्ट किया जाता है, तो वो बॉल्स जो बनेंगे ग्राफाइट के, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर वो बाउल्स ही खुद मेल्ट होंगे, तो उसके नीचे वाले टेम्परेचर्स पर जो भी मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं, उनको उस बॉल में डाला जाता है, उनको मेल्ट किया जाता है। तो क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग मेटल्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? फिर मेकिंग पेंसिल लेड्स, मेकिंग आर्टिफिशियल डायमंड, ओके, इसका बनाने के लिए भी ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोल। तो कोल का इस्तेमाल भाई एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल बहुत ही सिंपल सा है, ओके, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है टू प्रिपेयर कोक। अब जो कोक है वो क्या है, उसके यूजेस कैसे, उसके यूजेस भी हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट ही, ओके, तो वहां पर मैं समझाऊंगा आपको। फिर टू प्रिपेयर सिंथेटिक पेट्रोल, सुपर, कोल का इस्तेमाल किया जाता है, और कोल का इस्तेमाल मतलब कोल सोर्स भी है और बेंजीन, नैफ्थलीन, एनालिन जैसे कंपाउंड्स की, ओके। टेंशन मत लेना, ये सारे कंपाउंड्स के बारे में आप ऐसे ऐसे समझोगे, क्योंकि इन्हीं मतलब बेंजीन वगैरह, ये जो कंपाउंड्स है, एनालिन वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ओके। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पक्का इनसे एनकाउंटर होगा। फिलहाल यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने की, ठीक है। फिर कोक। अब कोक क्या है? मैंने अभी बताया था ना, कोक कोल से बना हुआ है, ठीक है। तो कोल से बना कोक, और कोक है ब्लैक कलर का पोरस सॉलिड, ओके। तो ब्लैक पोरस सॉलिड होता है, मतलब ऐसे समझ लो स्पंज जैसा, पर ब्लैक कलर का, ठीक है। अब ये इस तरह का ब्लैक पोरस सॉलिड है जो हीट करने पर या फिर जो बर्न जब होता है तब स्मोक नहीं आता, तो स्मोकलेस बर्निंग होती है इसकी, तो बर्न्स विदाउट स्मोक, ओके। अब कोक सुनते ही कई बच्चों के दिमाग में ये कोक आया होगा, तो ये कोक वो कोक नहीं है, ये कुछ अलग कोक है जो कोल से बनता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, ये बिना स्मोक के बर्न होता है, बर्न्स विदाउट स्मोक, तो इसीलिए स्मोकलेस इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा फ्यूल जो स्मोक नहीं देगा, सिंपल। फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और टू प्रिपेयर वाटर गैस, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वाटर गैस, आप पॉज करो और खुद सोचो क्या है वाटर गैस। हम लोग ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, और रिलेट करने की कोशिश करना, पक्का आपको याद आ जाएगा, ओके। तो आई होप आपने रिलेट कर लिया होगा, आप आंसर के लिए वेट कर रहे होंगे, आंसर के लिए रिज्यूम बैक किया होगा। तो देखो, वाटर गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर, ओके, ये दो गैसेस का मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। और जब हम लोग, अब ये जो है कैसे बना था हम लोग को याद आ रहा है आपको, कोक के ऊपर से हम लोग ने स्टीम को पास करवाई थी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बॉश प्रोसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उससे हमें मिलता है वाटर गैस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्टली सूट या फिर लैम्प ब्लैक। अब ये जो है ये भी एक अमॉर्फस फॉर्म है हमारे कार्बन का, पर होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप दिया लोगे तो दिया में देखो ऐसे येलोइश कलर की फ्लेम आती है, ओके, इस और ऊपर ना ऐसे
ऐसे ब्लैकिश कलर की स्मोक चलती है ऊपर। ओके, ब्लैकिश कलर भी ऐसे इस फ्लेम में ऊपर का एंड जो होता है वो ब्लैकिश कलर का ऐसे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। ओके, एकदम फाइन। तो इसी को हम लोग कहते हैं सूटी फ्लेम। ओके, अब सूटी फ्लेम क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैकिश कलर के पार्टिकल्स जो है ना, अगर हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग सपोज कोई मेटल का प्लेट लेंगे और ऐसे ऊपर रखेंगे ना, तो ये ब्लैकिश कलर के पार्टिकल्स ऐसे मेटल के प्लेट को चिपकेंगे। ओके, और फिर ऐसे ये ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा हमें, इसी को हम लोग सूट कहते हैं या फिर लैम्प ब्लैक कहते हैं। ओके, लैम्प से मिलने वाला ब्लैक कलर का पाउडर, लैम्प ब्लैक, उसी को कहते हैं सूट। ठीक है, और ये जो सूट है ये मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे समझ लो, याद रख लो, सूटी फ्लेम बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, येलोइश कलर का। बात समझ में आ गई क्या होता है सूट? ओके, तो सूटी फ्लेम से हमें ब्लैक पाउडर मिलती है, वही है हमारा सूट। अब इसके यूजेस क्या है? फॉर मेकिंग ब्लैक शू पॉलिश, कार्बन पेपर, प्रिंटिंग इंक्स, ब्लैक पेंट्स, या फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स एंड गन पाउडर्स एज वेल। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। अब थोड़े से बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेम द फॉलोइंग substances whose atoms are not arranged in a geometrical pattern। ओके, तो मैंने बताया था पहले भी, ऐसे होते हैं amorphous substances। ओके, जिनके अरेंज होते हैं ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वो है भाई क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू डैश नेबरिंग कार्बन एटम्स। कितने नेबरिंग कार्बन एटम्स डायमंड में? ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4। करेक्ट, क्योंकि देखो ये एक ऊपर वाले के साथ, इसके साथ, आगे वाले के साथ, पीछे वाले के साथ। तो ये देखो, ये कार्बन एटम जुड़ा है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, तो 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स। फिर आगे डैश फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द हेक्सागोनल रिंग लेयर्स। जो हेक्सागोनल रिंग लेयर्स हम लोग ने देखी थी ऐसी, ओके, ऐसी वाली, सॉरी, ऐसी हेक्सागोनल रिंग लेयर्स कहाँ पर देखी थी? याद आ रहा है आपको? ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में। तो क्या रहे, ये एक रिंग, ये एक लेयर हो गई, फिर ऐसी ये दूसरी लेयर, ओके, फिर ऐसी ये, ठीक है। तो ये जो हेक्सागोनल रिंग लेयर्स है, तो डैश फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द हेक्सागोनल रिंग लेयर्स इन अ ग्राफाइट। तो ऑप्शन दिए स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। अब आप खुद भी, आपको क्लिक हुआ होगा कि क्योंकि ये वीक फोर्सेस है इसीलिए ये लेयर स्लाइड हो सकते हैं, इसीलिए ग्राफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी है, तो वीक है भाई। ओके, तो वीक, बस बात खत्म। तो इसके साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको मज़ा भी आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।